नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट की सबसे पहली वीडियो रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ब्राजील में हुई एक ऐसी घटना जिसकी चपेट में आई देश की राजधानी साओ पाउलो और उसके नजदीक के इलाके। इन इलाकों में अचानक से रेत का एक बड़ा बवंडर उठने लगा और कुछ ही घंटों के भीतर इन शहरों में लोग मानो अंधे हो गए थे। रेतीले बवंडर के चलते कुछ लोगों के लिए दिखाई देना भी मुश्किल का सबब हो गया। कैसे इस रेत के बवंडर ने मचाई तबाही, देखिए। पूरा आसमान रेत से ढक गया। जमीन पर सिर्फ और सिर्फ रेत का कब्जा। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो में जिस किसी ने ये मंजर देखा वो अंदर तक डर गया, क्योंकि साओ पाउलो के बाशिंदों में कभी कुदरत का ऐसा रेतीला कहर नहीं देखा था। रेतीले बवंडर का कहर। साओ पाउलो में दोपहर के वक्त अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और कुछ ही मिनटों के अंदर रेत का एक बड़ा गुबार शहर के ऊपर काबिज हो गया। चारों तरफ उड़ती रेत देख लोग डर गए और सड़कों पर मानो सन्नाटा पसर गया। इक्का दुक्का गाड़ियां सड़कों से गुजर रही थी, लेकिन उनके लिए भी ड्राइविंग करना मुश्किल था। साओ पाउलो एयरपोर्ट पर भी आवाजाही अचानक बंद करनी पड़ी। एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल तक में रेतीली आंधी घुस गई और रनवे पर प्लेन बवंडर के थमने का इंतजार करने को मजबूर हो गए। रेतीले बवंडर की वजह क्या? ब्राजील में आई इस आफत की वजह लगातार बढ़ती गर्मी और सूखा बताया जा रहा है। क्या तापमान होने की वजह से साओ पाउलो में कम दबाव का क्षेत्र बन गया था, जिसके चलते आंधी चली और सूखी धरती पर जमा हुई रेत शहर में एंट्री कर गई। साओ पाउलो समेत फ्रांका डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आगे भी ऐसे रेतीले बवंडर के आने की चेतावनी दे दी गई है। टीम न्यूज नेशन। और वीडियो रिपोर्ट के बाद अब खबर का टुकट के स्पेशल में बात करेंगे सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली आना, फिर सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना। कांग्रेस सुबह से सुर्खियों में थी, लेकिन हेडलाइंस और उठापटक से इतर अगर विश्लेषण के लिहाज से देखें तो सबकी निगाहें टिकी थी कन्हैया कुमार और कांग्रेस के संगम पर। कन्हैया ने कांग्रेसी चोला ओढ़ने का फैसला किया, पोस्टर भी जमकर लगे, स्वागत भी हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद कन्हैया की राजनीतिक नैया पार लग पाएगी? इसी सवाल पर करेंगे बात और समझेंगे जेएनयू वाले कन्हैया हाथ का साथ लेकर अपनी नैया पार लगाएंगे या कांग्रेस की। देखते हैं इस एनालिटिकल रिपोर्ट में। जेएनयू में विवादित नारों के इल्जामों से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में लाल सलाम की हुंकार तक पॉलिटिक्स में कन्हैया की एंट्री हुई तो शोरगुल के साथ थी। लेकिन चुनावी नतीजों ने कन्हैया के इर्द गिर्द सन्नाटा पैदा कर दिया। एक बार फिर चर्चा चली है, एक बार फिर कन्हैया एक्टिव हुए हैं, शिफ्ट हैं लेफ्ट टू कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है। बताइए टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? जो भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र को नहीं लोगों के सामने दिखा पा रही, इसलिए हम जैसे 24, 25, 26 साल के नौजवानों को बदनाम करती है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस का दामन थाम रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। हम सब लोग गुजरात और पूरे देश के नौजवानों को ये अपील करते कि आप सत्ता से नाराज है, सत्ता आपको दुख दे रही है, परेशानी दे रही है, तो आइए कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस की विचारधारा के साथ इस देश में एक नई राजनीति और नई क्रांति का प्रारंभ करते हैं। कन्हैया नई पॉलिटिकल पारी का आगाज कर रहे हैं, लेकिन इस नई पारी में सेंचुरी लगेगी या फिर हिट विकेट हो जाएंगे, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। राजनीति के गुणागणित को देखें तो सवाल उठता है, क्या कन्हैया एक डूबती नैया से दूसरी डूबती नैया तक जा रहे हैं? ये सवाल कोरी कल्पना से नहीं पैदा होता, इसके पीछे है कन्हैया और कांग्रेस का पिछला परफॉर्मेंस।
कन्हैया पिछली बार सीपीएम के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े और 4 लाख के भारी भरकम मार्जिन से हारे। इसी तरह कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटें हाथ लगी। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस की सीट भी कम हुई। चुनाव हार चुका नेता, चुनाव में नाकामी देख चुकी पार्टी एक साथ आ रहे हैं। समीकरण क्या है, ये कन्हैया और कांग्रेस ही जाने। कांग्रेस लगातार खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों की तरफ ले जाने की कोशिश में है, लेकिन जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया जैसे नेता पूरी तरह लेफ्ट विचारधारा से जुड़े रहे हैं। अगर राहुल और प्रियंका मंदिर जाएंगे और दूसरी तरफ लेफ्ट की जुबान कांग्रेस के मंच से बोली जाएगी तो बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। इस पेच को बीजेपी भी समझ चुकी है। इधर कन्हैया और कांग्रेस के मिलन की पहली खबर आई, उधर बीजेपी नेताओं ने घेराबंदी शुरू कर दी। अब देखो, ये टुकड़े टुकड़े को जोड़ने की जुगाड़ चल रही है और कुछ नहीं। और कांग्रेस पार्टी खुद टूट रही है और टुकड़े टुकड़े को जोड़ रही है। कन्हैया पर कांग्रेसी मुहर लग चुकी है, लेकिन क्या क्रांति की लौ जलाने का दावा करने वाले कन्हैया कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? ये मुद्दा कन्हैया की चुनावी अग्नि परीक्षा तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चुनावी नतीजों से लेकर जनता के बीच पहुंच और पकड़ तक कांग्रेस दोनों मुद्दों पर बैकफुट पर आ रही है। संगठन को जोड़ना, मजबूत करना तर्क दे रहे हैं, लेकिन हाल का रिकॉर्ड देखें तो पता चलेगा कि कांग्रेस में युवा और संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं को कितनी तरजीह दी जाती है। लेटेस्ट मिसाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाना। अमरिंदर सिंह वो शख्स थे जिनके नाम पर कांग्रेस पंजाब में मोदी लहर के बीच भी जीत दर्ज कराने में कामयाब हुई। कैप्टन की छवि और काम ने ही कांग्रेस की एक और राज्य सरकार बनवाई, लेकिन हाईकमान ने एक झटके में अमरिंदर को साइडलाइन कर दिया। कुछ ऐसा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ। पिता माधवराव सिंधिया की सियासी विरासत को वो आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पार्टी ने साइडलाइन किया तो सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा। जितिन प्रसाद को कांग्रेस छोड़ने पर यूपी में मंत्री पद से नवाजा गया और सचिन पायलट की नाराजगी अब तक बरकरार है। युवा और मजबूत नेताओं को लगातार दरकिनार किया गया। फिर आज किस मुंह से कांग्रेस कन्हैया जैसे नेताओं को जोड़ने को युवा चेहरों को तरजीह देना करार दे रही है? ये सवाल जनता जरूर पूछेगी। चुनावी नतीजों से लेकर जनता के बीच पहुंच और पकड़ तक कांग्रेस दोनों मुद्दों पर बैकफुट पर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का दम भरा था और ऐसा हुआ भी। एक एक कर राजनीतिक नक्शे पर कांग्रेस की छाप कम होने लगी, लेकिन गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत के फलसफे पर बीजेपी तो अब चली है। कई ऐसे साथी, कई ऐसे नेता रहे जिनका कद बढ़ा कांग्रेस के झंडे तले और फिर इन्होंने कांग्रेस को ही राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया। यानी कांग्रेस को अपनों ने ही मारा, गैरों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। देश के राजनीतिक नक्शे पर देश की सबसे पुरानी पार्टी का यह हाल ना जनता ने सोचा था और ना कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की सोच सच में बदली और ऐसी बदली कि अब कांग्रेस पर सियासी विरोधी वार नहीं करते बल्कि तंज कसते हैं, चुटकियां लेते हैं। मैं समझता हूं कि कोई अगर गटर से निकले और नाले में जाके गिरे तो उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है। बस पार्टी के अंदर अफरा तफरी चरम पर नजर आती है। गिने चुने राज्यों में सरकार है, वहां भी लगातार उठापटक चल रही है। पंजाब में मानो हर दिन विवाद का एक नया पिटारा खुल जाता है, तो राजस्थान से मानो हर महीने अंदरूनी खींचतान के इशारे मिलते हैं। कांग्रेस के ये हाल एक दिन में नहीं हुए। सालों तक कांग्रेस से निकले चेहरे ही कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का बड़ा जरिया बने हुए हैं। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया। आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में एक भी विधानसभा सीट नहीं है। इसी तरह 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया। आज महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस से ज्यादा सीट और ताकत एनसीपी की है। 2011 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर वाईएसआर कांग्रेस को खड़ा किया और आंध्र प्रदेश में आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ कांग्रेस छोड़कर जाने वाले ही नहीं, बल्कि कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी राजनीति को हवा तो कांग्रेस के समर्थन या सहयोग से मिली, लेकिन इन दलों का कद बढ़ता गया और कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया। यही वजह है कि तकरीबन हर चुनाव के बाद पार्टी में आत्ममंथन का दौर चलता है, लेकिन कांग्रेस के लिए अफसोस ये है कि आत्ममंथन की ये कवायद कभी कभार ही चुनावी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच पाती है। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब आपको दिखाते हैं खबर का टुकट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के जिंदा सबूत से जुड़ी हुई। उरी में इंडियन आर्मी ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया और दूसरे को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े गए आतंकी का नाम अली बाबर है। इस आतंकी से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद भी किया गया। न्यूज नेशन ने जिंदा पकड़े गए आतंकी की पूरी पड़ताल की और सामने आया कि नियाजी की आतंकी सल्तनत का एक ही मकसद है, एक के बाद एक नए कसाब तैयार करना और उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना। ये मोहम्मद अजमल आमिर कसाब है, जिसके जिहादी जुनून ने मुंबई को दहलाया था, और अब ये दूसरा कसाब है जिसका मकसद कश्मीर में खून बहाना था। उरी के गोहलान में इंडियन आर्मी ने जब पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया तो उसमें एक पाकिस्तानी आतंकी ने सरेंडर कर दिया, और जब अली बाबर नाम के इस आतंकी की टेरर कुंडली खंगाली गई तो सामने आया कि नाम और चेहरा अलग था, लेकिन इसके इरादे और तासीर दोनों कसाब जैसी थी। अली बाबर नाम के इस आतंकी के साथ अजमल आमिर कसाब का एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद अली बाबर को भी नहीं पता होगा। अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी पंजाब में ओकारा जिले के फरीदकोट में पैदा हुआ था, और ये दूसरा कसाब यानी अली बाबर भी पाकिस्तानी पंजाब के ओकारा में ही पैदा हुआ है। अली बाबर से जुड़ी जानकारी की पड़ताल पर इसका एड्रेस पता चला, जो है वसेफ वाला गांव, दीपालपुर तहसील, ओकारा। इतना ही नहीं, अजमल आमिर कसाब की तरह ही अली बाबर भी स्कूल ड्रॉप आउट है। 7वीं कक्षा के बाद अली बाबर ने स्कूल छोड़ दिया था। अब अली बाबर की टेरर कुंडली का दूसरा हिस्सा देखिए और समझिए, जो आपको बताएगा अजमल आमिर कसाब और अली बाबर के बीच दूसरी समानता। अजमल आमिर कसाब की टेरर ट्रेनिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद के नजदीक मंगला डैम इलाके में हुई थी। ठीक इसी तरह अली बाबर की ट्रेनिंग भी मुजफ्फराबाद के नजदीक मरकज खैबर के गढ़ी हबीबुल्ला में हुई थी। इसके साथ ही साथ ये दोनों आतंकी एक ही आतंकी संगठन के हिस्सा थे, यानी हाफिज सईद का लश्कर तैयबा। अजमल आमिर कसाब की ही तरह अली बाबर को भी एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भेजा गया था, जिसका सबूत है अली बाबर से मिला हथियारों का जखीरा। अली बाबर से इंडियन आर्मी ने 7 AK-47 राइफल, 9 ऑटोमेटिक पिस्टल, 80 ग्रेनेड और सैकड़ों कारतूस बरामद किए हैं। आर्मी ने अली बाबर के अतीत के तकरीबन हर एक राज का पर्दाफाश कर दिया है। इसकी आतंकी ट्रेनिंग से लेकर इसके घर तक की डिटेल्स साबित करती हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान ने कश्मीर को दहलाने का प्लान बनाया था। इंडियन आर्मी से न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक अली बाबर के घर का फोन नंबर है 923013668927। जब इस नंबर को डायल किया गया तो नंबर पर कांटेक्ट नहीं हुआ। उरी में आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने लाख कोशिशें की। तीतवाल से लेकर दूसरे सेक्टर्स में लगातार बमबारी की गई। आतंकियों ने घुसपैठ के लिए घने जंगलों का रास्ता लिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने कोई भी मकसद कामयाब नहीं होने दिया। 7 दिन में 7 घुसपैठिए ढेर कर दिए गए और इसके साथ ही पाकिस्तानी साजिश भी अपनी कब्र में समा गई। टीम न्यूज नेशन। अली बाबर को कश्मीर पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने उसी रूट का इस्तेमाल किया जिसके जरिए उरी हमले के गुनहगार घाटी पहुंचे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आतंकियों ने गोहलान के जंगलों का रास्ता अख्तियार किया। 1 महीने के अंदर ही एक सेक्टर में 2 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिससे साफ था कि पाकिस्तान उरी जैसा एक और हमला करने की फिराक में था। हालांकि आर्मी ने दोनों घुसपैठों को नाकाम कर दिया, लेकिन यह साफ है कि पाकिस्तान जिस सीजफायर पर राजी हुआ था वो सिर्फ एक बहाना था और पाकिस्तानी फौज का एक ही मकसद था, प्रॉक्सी वॉर की अपनी पॉलिसी को बदस्तूर जारी रखना। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। कल तक सीबीआई ने सच ढूंढ निकालने के लिए 12 सवालों की लिस्ट तैयार की थी और अब खबरें आ रही हैं कि सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी की मेंटल ऑटोप्सी कर सकती है, यानी मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरी की मानसिक हालत और किसी किस्म के दबाव की जांच। नरेंद्र गिरी से पहले यह प्रोसीजर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इस्तेमाल किया गया था। क्या होती है मेंटल ऑटोप्सी, सीबीआई इसे कैसे इस्तेमाल करेगी, समझते हैं हमारी खबर का टुकट की अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। पहले पोस्टमार्टम, फिर 12 सवालों की लिस्ट और अब मेंटल ऑटोप्सी का फॉर्मूला।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच ढूंढने के लिए पुलिस और सीबीआई मानो हर तरीके को आजमाना चाहती है। मेंटल ऑटोप्सी, ये शब्द कम ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन फॉरेंसिक जांच की फील्ड में ये ऐसा जरिया है जो काफी हद तक बता देता है कि सुसाइड किन हालात में किया गया, कैसे दबाव में किया गया। सबसे पहले जानकारों से समझिए आखिर मेंटल ऑटोप्सी में किस तरह खुदकुशी करने वाले की मानसिक दशा को समझा और जांचा जाता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी अमूमन उन केसेस में किया जाता है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या ये ज़्यादा शक हो रहा है कि आत्महत्या हुई है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये सारी चीज़ें कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो देखता है कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे थे, किसके क्या साथ कैसा उनका व्यवहार था, उनकी अपने अगर कुछ वो लिखते थे तो डायरीज़ लिखते थे या कुछ आर्टिकल्स लिखते थे तो किस तरीके का उनका विचार होता था। ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाती है इसमें। फिर उनके जो बहुत क्लोज थे, बहुत ही करीबी लोग थे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में, उनकी दिनचर्या से लेकर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर और उनका जो कह लीजिए कि कैसे किस तरीके से वो जब भी कोई समस्या आती थी उसका समाधान कैसे करते थे और क्या उनके इस बिहेवियर में हाल ही में कोई परिवर्तन आया था। सीबीआई मेंटल ऑटोप्सी का इस्तेमाल क्यों करना चाहती है? इसकी कई वजह है। महंत सुसाइड गिरी के सुसाइड नोट को पहली वजह माना जा सकता है। जब कोई शख्स सुसाइड करने की सोचता है तो अपने ऊपर दबाव या डिप्रेशन जैसे मुद्दों को सुसाइड नोट में लिखता है, लेकिन सुसाइड नोट में बार बार बलबीर गिरी और उन्हें मठ की गद्दी देने की बातों से शक पैदा होता है। सीबीआई ने 12 सवालों की जो लिस्ट तैयार की थी उसमें भी ये सवाल शामिल था। महंत नरेंद्र गिरी को लेकर ये बातें भी सामने आई हैं कि वो आखिरी दिनों में परेशान थे। बागमरी मठ से जुड़े कुछ लोगों ने कहा है कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी से परेशानी होने की बात कही थी। अगर नरेंद्र गिरी इतने परेशान थे कि सुसाइड कर लेते तो किसी को इसका शक क्यों नहीं हुआ? क्यों नरेंद्र गिरी अपने जज्बातों को छिपा रहे थे? इसका भी जवाब शायद मेंटल ऑटोप्सी से मिले। आमतौर पर डिप्रेशन का शिकार इंसान अपने नजदीकियों से दूर हो जाता है, अकेला रहने लगता है, लेकिन मौत के दिन भी नरेंद्र गिरी अपने एक शिष्य के साथ घूमते दिखे थे। क्या वाकई उन्हें कोई मानसिक परेशानी थी? इसका जवाब मेंटल ऑटोप्सी से ही मिल सकता है और वहीं से तय होगा कि ये सुसाइड है या साजिश। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में पैर जमाने के लिए ओवैसी खुद भी विवादित बयान दे रहे हैं और अपने साथ पार्टी में शामिल होने वाले मुसलमानों को भी उकसा रहे हैं। अब माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दे डाला है। अली अहमद की सियासी अहमियत अभी कुछ भी नहीं, फिर भी वो योगी सरकार के अधिकारियों से जमींदोज हो चुके घर में ईंट लगवाने की धमकी दे रहे हैं। ओवैसी अगर मंच पर साथ हो तो असर होना ही था। यूपी के बाहुबली डॉन अतीक अहमद के बेटे की जुबान से ऐसे बोल निकले जिससे साफ हो गया कि ओवैसी अली अहमद के जहन में योगी सरकार के खिलाफ नफरत घोलने में कामयाब हो गए हैं। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। अली अहमद का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अली अहमद ने यह बयान 25 सितंबर को प्रयागराज में ओवैसी की रैली में दिया था। इस दौरान अली अहमद की मां शाइस्ता परवीन भी साथ थी। रैली में ओवैसी ने शाइस्ता के कानपुर से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये जताने की कोशिश की कि यूपी के मुसलमानों के असली रहनुमा वही है। दरअसल ओवैसी यूपी में यही करने आए हैं। वो ध्रुवीकरण के जरिए अपने पैर जमाने में लगे हैं। इसके लिए माफियाओं को टिकट देने का ऐलान भी करते हैं और मुसलमानों को बरगलाते भी हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अतीक और मुख्तार को अपने पाले में लाने की कोशिश की। अली अहमद का बयान बताता है कि वो ओवैसी के झांसे में आ चुके हैं, लेकिन अली अहमद को यह भी समझ लेना चाहिए कि ओवैसी की पार्टी को पिछले चुनाव में महज 2% वोट मिले थे और उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में अली अहमद का वो वक्त कब और कैसे आएगा जब वो अधिकारियों से अपने घर की ईंट लगवाएंगे? इस बारे में तो अली अहमद या फिर ओवैसी ही बता सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
यूपी में पैर जमाने के लिए ओवैसी खुद भी विवादित बयान दे रहे हैं और अपने साथ पार्टी में शामिल होने वाले मुसलमानों को भी उकसा रहे हैं। अब माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दे डाला है। अली अहमद की सियासी अहमियत अभी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। दरअसल वो सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो योगी सरकार के अधिकारियों से जमींदोज हो चुके घर में ईंट लगवाने की धमकी देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सेकुलर मोर्चा बनाने, सांप्रदायिकता से लड़ने का दम भरने वाले ओवैसी ने अतीक अहमद पर दांव खेलकर बता दिया है कि उनकी बातें हवा हवाई हैं। ओवैसी का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनावी गणित साधना है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अतीक अहमद का पूरा इतिहास गुनाहों और वारदातों से भरा पड़ा है। अतीक अहमद पर कुल 163 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों की हत्या की कोशिश, हत्या की साजिश, प्रॉपर्टी हड़पना, ठगी करना, ये तमाम आरोप शामिल हैं। अतीक का गैंग अलग अलग राज्यों में चलता है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 134 आपराधिक मामले अतीक गैंग से जुड़े हुए हैं। अतीक के गैंग में उसके भाई अशरफ और उसके रिश्तेदार भी शामिल हैं। 2007 में विधायक राजूपाल की हत्या के मुकदमे में अतीक और उसके भाई का नाम आया था। हाल ही में एक कारोबारी को जेल के अंदर लाकर मारने पीटने को लेकर अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में रहा था। तो खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।